विजय माल्या, एक ऐसा नाम जो कभी भारत की शान शौकत और कामयाबी का दूसरा नाम हुआ करता था, आज वही नाम घोटालों और कर्ज की कहानियों से जुड़ गया है। तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर किंग ऑफ गुड टाइम्स एक भगोड़ा कैसे बन गया। ये सिर्फ एक इंसान की कहानी नहीं है, ये कहानी है आसमान छूती महत्वाकांक्षा की, बेहिसाब खर्च की और एक ऐसे पतन की जो सबके लिए एक सबक है। देखिए, एक तरफ थी ग्लैमरस पार्टियों, प्राइवेट जेट्स और शैंपेन से भरी एक चकाचौंध वाली दुनिया, और दूसरी तरफ बढ़ते हुए बिल, कानूनी नोटिस और हजारों करोड़ के कर्ज का एक कड़वा सच। ये दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें एक ही शख्स की जिंदगी की हैं, विजय माल्या। चलिए जरा गहराई से समझते हैं कि ये दो दुनियाएं आखिर आपस में टकराईं कैसे। तो कहानी की शुरुआत होती है उस दौर से जब विजय माल्या का नाम सिर्फ एक कारोबारी का नहीं था, बल्कि अपने आप में एक ब्रांड बन चुका था। उन्होंने एक ऐसा साम्राज्य खड़ा किया जो सिर्फ सामान नहीं बेचता था, बल्कि एक सपना बेचता था, अच्छे दिनों का सपना। साल 1983 में सिर्फ 28 साल की उम्र में अपने पिता विठल माल्या के बाद विजय माल्या को एक बहुत बड़ा बिजनेस एम्पायर विरासत में मिला। उन्होंने इस विरासत को न सिर्फ संभाला बल्कि और आगे बढ़ाया और 90 के दशक तक किंगफिशर को भारत का सबसे बड़ा लाइफस्टाइल ब्रांड बना दिया। और फिर साल 2005 में आया वो एक फैसला जिसने कह सकते हैं कि सब कुछ बदल कर रख दिया, किंगफिशर एयरलाइंस का लॉन्च। देखिए, माल्या की असली जीनियस शायद बिजनेस चलाने से ज्यादा ब्रांडिंग में थी। वो ये बात समझ गए थे कि वो सिर्फ बियर नहीं बेच रहे हैं, वो लोगों को एक एहसास बेच रहे हैं, एक सपना बेच रहे हैं। किंगफिशर पार्टियों का, आज़ादी का और गुड टाइम्स का प्रतीक बन गया, एक ऐसा सपना जिसे हर कोई जीना चाहता था। और इसी सपने ने उन्हें वो मशहूर नाम दिया, द किंग ऑफ गुड टाइम्स। अब कहानी में आता है एक बड़ा मोड़, वो मोड़ जहां से विजय माल्या के पतन की नींव रखी गई। ये वो फैसला था जो जमीन से उठकर आसमान तक पहुंचने का था, लेकिन शायद यही उन्हें वापस जमीन पर ले आया। शराब के कारोबार में तो वो किंग थे ही, अब उनकी नजरें थीं आसमान पर। किंगफिशर एयरलाइंस को भारतीय एविएशन इंडस्ट्री का ताज बनाना था, एक ऐसी एयरलाइन जो लग्जरी और सर्विस में नए स्टैंडर्ड सेट कर दे। ये एक बहुत बड़ा और बहुत ही महत्वाकांक्षी जुआ था। लेकिन ये जो बड़ा सपना था ना, यही आगे चलकर सबसे बड़ा सिरदर्द बनने वाला था। एविएशन एक बहुत ही मुश्किल इंडस्ट्री है और माल्या का सिर्फ लग्जरी पर फोकस करना बिना लागत की परवाह किए उनके पूरे साम्राज्य के लिए एक घातक भूल साबित हुआ। तो किंगफिशर एयरलाइंस का मकसद एकदम साफ था, भारत की सबसे आलीशान, सबसे लग्जूरियस एयरलाइन बनना। प्रीमियम सर्विस, बेहतरीन खाना, एक शाही अनुभव। लेकिन 2007 में उन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कम लागत वाली एयरलाइन एयर डेक्कन को खरीद लिया। अब सोचिए, एक तरफ है 5 स्टार लग्जरी और दूसरी तरफ है लो कॉस्ट, सस्ता सफर। इन दो बिल्कुल अलग मॉडलों को एक साथ चलाना, ये लगभग नामुमकिन था। और यही से बर्बादी की असली कहानी शुरू होती है। और इस एयरलाइन की नाकामी का सीधा असर पड़ा कंपनी के खजाने पर। देखते ही देखते कंपनी कर्ज के एक ऐसे दलदल में फंस गई जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। तो सवाल यह है कि आखिर ये कर्ज इतना बढ़ा कैसे। देखिए, एक तो एयरलाइन को हर रोज, जी हाँ, हर रोज करोड़ों का घाटा हो रहा था। वो लग्जरी और लो कॉस्ट वाले मॉडल एक साथ चल ही नहीं पाए। लेकिन इन सबके बीच भी माल्या का जो शाही अंदाज था वो कम नहीं हुआ। आईपीएल टीम, बड़ी बड़ी पार्टियां, प्राइवेट जेट, सब कुछ चलता रहा। और ये सब चलाने के लिए पैसा कहां से आ रहा था? सरकारी बैंकों से, हजारों करोड़ के कर्ज के रूप में। और आखिर में जो आंकड़ा सामने आया वो था 9,000 करोड़ रुपए। ये वो रकम थी जो किंगफिशर एयरलाइंस पर बैंकों का बकाया था, एक ऐसी रकम जिसने पूरे देश को सकते में डाल दिया। लेकिन ये सिर्फ नंबरों की कहानी नहीं है। इस आर्थिक तबाही के पीछे थे हजारों लोग, हजारों कर्मचारी जिन्हें महीनों तक सैलरी तक नहीं मिली। पायलट, इंजीनियर, केबिन क्रू, वो लोग जो उस एयरलाइन की रीढ़ थे, वो अपने परिवार का पेट पालने के लिए सड़कों पर प्रदर्शन करने को मजबूर थे। जब कर्ज का बोझ हद से ज्यादा बढ़ गया और कानून का शिकंजा कसने लगा, तब विजय माल्या ने वो कदम उठाया जिसने उन्हें एक टाइकून से एक भगोड़ा बना दिया। चलिए एक नजर डालते हैं कि आखिर ये सब हुआ कैसे। साल 2012 में किंगफिशर एयरलाइंस पर पूरी तरह से ताला लग गया, उसका लाइसेंस रद्द हो गया। फिर 2016 में जब सीबीआई और ईडी जैसी बड़ी एजेंसियां जांच कर रही थीं, माल्या चुपचाप देश छोड़कर लंदन चले गए। और आज की तारीख में उन्हें भारत में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया जा चुका है और वो वहीं से भारत लाए जाने के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं।
तो ये भगोड़ा आर्थिक अपराधी या आखिर है क्या? ये बेसिकली एक कानूनी टैग है जो खास तौर पर माल्या जैसे हाई प्रोफाइल मामलों से निपटने के लिए ही 2018 में बनाया गया था। ये कानून सरकार को ये अधिकार देता है कि वो उन लोगों की सारी संपत्ति जब्त कर सकती है जो 100 करोड़ या उससे ज्यादा के आर्थिक अपराधों के मुकदमे से बचने के लिए देश से भाग गए हैं। विजय माल्या की ये जो पूरी कहानी है, ये सिर्फ एक इंसान के अर्श से फर्श पर आने की कहानी नहीं है। इससे बिजनेस, एम्बिशन और जिंदगी के बारे में कुछ बहुत जरूरी सबक भी मिलते हैं। तो इस पूरी कहानी से क्या सीखा जा सकता है? पहला सबक, बिना सोचे समझे एक्सपेंशन। माल्या एक ऐसी इंडस्ट्री में कूद पड़े जिसकी उन्हें गहरी समझ नहीं थी और ये मान बैठे कि उनका ब्रांड नेम ही कामयाबी की गारंटी है। दूसरा, कर्ज पर टिकी हुई लाइफस्टाइल। अपनी शाही जिंदगी को चलाने के लिए उन्होंने कंपनी के भविष्य को दांव पर लगा दिया। और तीसरा और शायद सबसे अहम सबक कि नाम और शोहरत कितने नाजुक होते हैं। दशकों की बनाई हुई इज्जत एक गलत और विनाशकारी फैसले से रातों रात मिट्टी में मिल सकती है। और आखिर में ये कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है कि एम्बिशन यानी महत्वाकांक्षा और तबाही के बीच की जो लकीर है वो आखिर कितनी पतली होती है। एक सपना कब एक दुस्सपनों में बदल जाता है, इस पर जरूर सोचिएगा।